हेलो मेरी सखिया, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में जहां हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 सेल्स यानी कि कोशिका, जिसमें हमने काफी हद तक तो कर लिया था। अब हमको आगे वाला करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। तो याद कीजिए, आज से 13-14 साल पहले आपका जन्म हुआ था। तब आप इतने छोटे से थे, मैं भी इतना ही छोटा था, मैं स्पेशल थोड़ी हूं। तो मैं इतना छोटा था, लेकिन आज मैं इतना बड़ा हो गया हूं। तो मेरे शरीर में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि मैं इतना बड़ा हो गया, या आपके शरीर में क्या बदलाव हुआ कि इतना बड़े हो गए हम? इसी क्वेश्चन को आज हमें डिस्कस करना, और इतने में ही आज का चैप्टर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो देखते हैं अब हम। तो आज का जो पहला क्वेश्चन और पहला टॉपिक ही यही है कि हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी सामान्य कोशिकाएं है, वो बढ़ती कैसे हैं और वो कैसे डिवाइड होती है। डिवाइड होने का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कैसे हो। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे शरीर में जितनी भी ओल्ड, डेड या डैमेज्ड सेल्स है, इसको क्या करना, रिप्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो रिप्लेस कैसे होगा, जब सेल ग्रो होगी या फिर डिवाइड होगी। तो हमारे बॉडी के अंदर सेल क्या होती है, ग्रो और डिवाइड कर सकती है, ताकि वो क्या कर सके, जो पुरानी सेल है, जो डैमेज सेल है, उसको रिप्लेस कर सकेगी। बेटा अब तुम्हारा काम हो गया, अब मैं काम करूंगी। और दूसरा क्या है, जब भी हमारी बॉडी बढ़ती है तो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी कि सेल्स का साइज बढ़ गया। सेल्स तो एक लिमिट तक ही बढ़ सकते हैं, इसलिए हम बड़े हुए क्योंकि सेल्स क्या हुई, डिवाइड हुई। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल्स बढ़ती गई, जिसके कारण हमारा आकार, वेट और हाइट तीनों बढ़ गया। देखते हो यहां तक जो हमने समझा कि हमारी बॉडी जब ग्रो करती है तो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि सेल्स बड़ी हो रही है, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो नए सेल्स बना रही है, यानी वो विभाजित होकर के नई कोशिकाओं को जन्म दे रही है। तो अब हमको यही देखना है कि ये जो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन क्या है और कैसे होता है। तो देखिए, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है जिसमें जो पुरानी सेल्स है उससे नए सेल्स का जन्म होता है। क्या होता है, नए सेल्स का जन्म होता है। यानी कि पुरानी कोशिकाओं से जब नई कोशिकाओं का जन्म होता है तो उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब अपन लोग को क्या हाइट बढ़ानी है तो क्या चाहिए, सेल डिवीजन। जब अपन लोगों को चोट लग गई, हाथ में कहीं कट लग गया, तो उस पर क्या होगा, रिपेयर होगा। तो रिपेयर के लिए क्या जरूरी है, रिपेयरमेंट के लिए भी हमको क्या जरूरी है, सेल डिवीजन जरूरी है, यानी कि कोशिका विभाजन जरूरी है। और जो हमारी डैमेज्ड सेल्स है, यानी कि जो सेल डैमेज हो गई उसको रिप्लेस करने के लिए भी क्या जरूरी है, सेल डिवीजन जरूरी है। और रिप्रोडक्शन के लिए तो है ही, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। अब जैसे जो छोटा बेबी है उसका जन्म कैसे हुआ, सेल डिवीजन ने अपना योगदान दिया। तो सेल डिवीजन अपन लोगों के नहीं, पूरी इस दुनिया में जितने भी जीव है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फुल इंपॉर्टेंस है। और हिंदी में क्या, यही बढ़ने के लिए, मरम्मत करने के लिए, या फिर जो कोशिकाएं डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हो गई उसको हटाने के लिए और जनन के लिए। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गया कि सेल डिवीजन ब्रो क्या हुआ है। अब हम देखेंगे सेल डिवीजन कितने प्रकार की होती है। तो सेल डिवीजन जो होती है वो 2 प्रकार की, यानी जो कोशिका है वो 2 तरीकों से बढ़ सकती है। एक तरीका को हम कहते हैं मिटोसिस, और इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो मैं सम लिख दे रहा हूं, अगले स्लाइड पे पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। और दूसरा होता है हमारा मियोसिस। मियोसिस को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो कहने का मतलब है किसी भी इंसान, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे में सेल का बंटवारा कैसे होता है, 2 तरीकों से, या तो मिटोसिस या फिर मियोसिस। अभी मिटोसिस और मियोसिस क्या है तो वो हम देखते हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ एक स्टोरी से। मेरा एक दोस्त है, वो कॉलेज गया। कॉलेज में गया, वहां देखा कि भाई इतने लंबे चौड़े बच्चे आए, सब एकदम तगड़े वगड़े। फिर इस भाई ने सोचा कि ब्रो अब मैं भी जाऊंगा जिम। मेरे से बोला भाई मैं जा रहा हूँ जिम। मैं बोला जा भाई, जा जा तू जा, कुछ दिन जा, फिर उसके बाद मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। वो जिम गया और पहले ही दिन फुल ये डंबल मार दिया, 10 10 10 10, इधर 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 पूरा डंबल मार दिया, ऐसे फोटो खिंचा रहा है, ऐसे फोटो खिंचा रहा है। फिर उसके बाद घर आया, अगले दिन को, अरे भाई भाई ये दुख रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, तो वो कह रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो मेरे को जानना था, मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या हुआ इसके बाइसेप्स में कि इसने डंबल मारा तो इसको दर्द होने लगा। तो मेरे को पता लगाना था ब्रो। तो मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में क्या बता रहा था कि जो हमारी मसल्स होती है, जब हम कोई सामान उठाते हैं या फिर मसल बिल्डिंग करते हैं, तो जब हम मसल बिल्डिंग करते हैं तो ये जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, बीच में से फट जाती है।
फट जाने के कारण क्या है, यहाँ पे सेल्स कम हो जाती हैं। तो फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, ऑर्डर देता है कि वो इधर ना नया सेल बना, क्या बना, नया सेल। तो वो नया सेल बनाएगी, नया सेल बनाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मसल जो पहले इतनी सी थी अब वो ज्यादा होगी, जिसके कारण इस पे क्या आ जाएगा, पंप आ जाएगा। तो इस तरह मेरे को लगा भाई ये तो मजेदार चीज है। तो यहां पर जो आपने देखा वो क्या था, एक सेल थी, वो सेल ने क्या किया, एक और सेल को जन्म दिया। और ये किस प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिटोसिस। अभी मिटोसिस क्या है, तो मिटोसिस आप इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर की कोई एक सेल है, तो उस सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। तो अब वो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एलोंगेट होगा। एलोंगेट यानी कि खिंचाव आएगी उसमें, और इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, यानी लंबा हो जाएगा। अब जैसे ही वो लंबा हुआ, इसके बाद क्या होगा, ये अपना प्रोसेस बनाएगा कि बेटे यहां से क्या करना है, इसको दो हिस्सों में बांट देना। तो जैसे ये दो हिस्सों में बटेगा, उस तरीके से क्या हो जाएगा, अब ये दो नए नए क्या बन जाएंगे, सेल्स बन जाएंगे। और दोनों नए सेल्स में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम होगा, बिल्कुल उतना ही जितना कि पहले वाले सेल में था। तो आपने यहां पर क्या देखा, आपने ये देखा कि पहले हमारे पास क्या था, एक सेल था, उस सेल के अंदर क्या था, क्रोमोसोम था। फिर उस सेल को ऑर्डर आया कि बेटा तुझे क्या करना है, एक और सेल को जन्म देना है। तो वो क्या करेगा, अपने ही क्रोमोसोम को इलंगेट करेगा, यानी खींचेगा। तो ऐसे जब खींचेगा, अब ये क्या हो जाएगा, दो नए नए सेल्स को जन्म दे जाएगा। ये ले बेबी, ये बेबी, ये बेबी। ध्यान रखना है, जितना क्रोमोसोम इसके अंदर था उतना ही क्रोमोसोम इन दोनों सेल्स में भी होगा। तो जिन सेल से जन्म होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, और जिनका जन्म हो उनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स इसलिए क्योंकि फिर से ये नए बेबीज को जन्म देगी। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जो हमारा सेल है वही इलोंगेट होकर के सेम क्रोमोसोम नंबर वाले दो नए सेल्स को जन्म देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिटोसिस। तो मिटोसिस क्या है, प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि इसमें दो समान रूप से, एकदम समान रूप से क्या होती है, पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है, एकदम सेम सेम, नो डिफरेंट, सेम सेम नो डिफरेंट। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, सेम होती है। कहने का मतलब जितना पेयर इसमें होगा उतना ही इनकी डॉटर सेल्स में भी होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिटोसिस। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है मिटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ग्रोथ ऑफ बॉडी। अपन लोग बड़े हुए तो उसमें क्या योगदान हुआ, मिटोसिस का। क्यों, क्योंकि हमारी हर सेल्स ने क्या किया, ऑर्डर दिया कि बेबी बेबी, एक से ना दो हो जाते हैं, फिर दो से चार हो जाते हैं, चार से आठ, आठ से 16, 32 ऐसे बढ़ते गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसका ग्रोथ ऑफ बॉडी। दूसरा रिपेयर ऑफ टिश्यूज, यानी ऊतकों की मरम्मत। तो जब चोट लगेगी तब भी वहां क्या होगा, यही मिटोसिस वाला प्रोसेस होगा। अगला क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट सेल्स, यानी कि जो पुरानी और घिसी पीटी कोशिका है उसको निकालना। उसको निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, टोसिस। और अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसी प्रोसेस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक अमीबा है, तो जब ये नए बेबी को जन्म लेगी तो ऐसे ये एलोंगेट हो जाएगी, इसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे एलोंगेट हो जाएगा, और फिर इसके अगले स्टेप में ये दो नए सेल्स को जन्म दे देगी। इसको हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। तो इसमें ये जो अमीबा है वो क्या हुई, दो नए बेबीज को जन्म दी, बधाई हो आपको, दो कोशिकाएं हुई है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, मिटोसिस जो होता है वो चार चीजों में यूज होती है। सबसे पहले बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट सेल्स के लिए, यानी जो घिसी पीटी सेल्स है उसको रिप्लेस करने के लिए, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसका एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको कि जो हमारी स्किन जो है वो बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है ब्रो, मिटोसिस। पर क्वेश्चन ये है कि नए बेबी का जन्म कैसे होता है। तो देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको ये बताया कि जब मिटोसिस होता है तो जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास है उतना ही क्या डॉटर सेल्स के पास है, क्योंकि ये दो हिस्सों में बढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब नए बेबी का जन्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन से होता है तब थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। और वो ट्विस्ट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए इधर क्या है फादर, इधर क्या है मदर। अब फादर के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46, मदर के अंदर कितना है, 46। तो अगर ये दोनों का ही क्रोमोसोम मिलेगा तो बेबी में तो 92 आ जाएगा। इस तरह बेबी तो बड़ा चतुर्भुजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो प्रोसेस होता है वो मिटोसिस नहीं होता, मियोसिस होता है। अब ये मियोसिस कौन सी चिड़िया का नाम है, तो वो देखिए यहाँ पर मियोसिस।
तो मियोसिस को समझने के लिए हमको थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा कि क्लास 8 में आपने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो टेस्टिस होता है, जहां पे क्या बनता है हमारा ये वाला सांप बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म सेल्स यानी कि शुक्राणु बनता है। तो नर जनन अंग में क्या बनता है, स्पर्म सेल्स यानी कि शुक्राणु बनता है। अब ये जो शुक्राणु बनने के पीछे की कहानी है, उसी कहानी को हम कहते हैं मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब ये कैसी है कहानी, देखो तो मेल टेस्टिस में या फीमेल ओवरी में, ओवरी यानी कि जो हमने पिछले साल पढ़ा था जहां पे क्या बनता है, ये जो दोनों साइड में ऐसे बलून था जो ऐसे बॉडी की तरफ पकड़ के रखा था, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय। इसके अंदर क्या बनता है, एग सेल्स बनता है। तो मेल के टेस्टिस में या फीमेल के ओवरी में कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस होता है। अब ये मियोसिस होता क्या है, उसको समझने के लिए हमको ये पूरा का पूरा देखना पड़ेगा एकदम ध्यान से। ये वाली जो सेल है ये किस में है, मेल में भी है फीमेल में भी है, यानी कि ये क्या है, ये वही सेल है जो आगे चल के क्या करेगी, बेबी को जन्म देगी। तो इसके अंदर क्या है, पूरा 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स है ब्रो, 46। तो अब क्या होगा, ये सारा का सारा ये जो रेड और ब्लू है वो क्या, डीएनए। तो अब ये डीएनए क्या मिस अलाइन होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 वो अलाइनमेंट में आता है और वो बनाता है क्या, ऐसा एक्स जैसा आकार, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। इसमें 2 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। तो अब उसके अगले हिस्से में क्या होगा, एक पेयर इधर और एक पेयर इधर बट जाएगा। तो अब क्या हो गया, पहले कितना था, 46 क्रोमोसोम्स था, और अब कितना हो जाएगा, इधर 23 आ जाएगा और इधर 23 आ जाएगा। अब जैसे ही ये आएगा यानी कि ये वाला पूरा क्रोमोसोम बना, तो इसमें ध्यान से देखोगे ये जो शेप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये दोनों जो है वो क्या होगा, फिर से डिवाइड होंगे। और ध्यान रखना है, अब तक वो क्या था, 23 क्रोमोसोम्स था। तो ध्यान रखना, जब ये डिवाइड होगा तो दोनों अलग अलग सेल में जाएगा और फिर से इसके अंदर क्या रहेगा, 23 ही रहेगा, क्योंकि जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होगा तो अलग होने के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा 23 जोड़ा ही बनाएगा। सिमिलरली 23 इसमें, 23 इसमें। यहां पर क्या हुआ कि जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि टेस्टिस के अंदर सेल था वो कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ, 4, 1 2 3 4, यानी कि जो पेरेंट सेल है वो कितने सेल में डिवाइड हुआ, 4 डॉटर सेल्स है। और हर डॉटर सेल्स क्या बनाती है, एक स्पर्म बनाती है, यानी एक सेल से कितने स्पर्म बने, 4। क्यों बने ये मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि मेल से 23 जाएगा, फिर इसी तरीके से फीमेल से भी 23 आएगा। तो इस तरीके से ये 23 और 23 मिलाकर के क्या हो जाएगा, 46। और अगर ऐसे डिवाइड नहीं होता तो ये 92 हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन के अंदर कौन सा मेथड यूज होता है, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, पहले हमारे पास क्या होगा, डीएनए। डीएनए किस में बदलेगा, क्रोमोसोम में, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, फिर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम है वो 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अलग हो जाएगी, अलग होगी, फिर भी वो क्या होगा, एक क्रोमोसोम का पूरा पेयर रहेगा ही, यानी कि 23 23 23 23 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि जब ये दोनों साथ में थे तब भी 23 ही था, जैसे ही ये अलग होगा तो दोनों में सेम प्रॉपर्टीज उतनी ही रहेगी, इसीलिए इसमें भी क्या रहेगा, 23 23 ही रहेगा। और ये 23 23 इसलिए बढ़ती है ताकि जो अगली जनरेशन आए उसके अंदर मदर से 23 फादर से 23 आए और बनाए मौज करे। इस तरीके से 46 क्रोमोसोम्स आ जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि मियोसिस क्या होता है, अकर्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जनन अंगों में होता है, यानी कि टेस्टिस में होता है और ओवरी में होता है, फीमेल्स में। और क्या होता है, इसमें जो पेरेंट सेल होता है 4 डॉटर सेल्स बनाता है और इसमें क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम नंबर्स होता है, यानी कि जितना पेरेंट में था उसका आधा होगा इसमें। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, अर्धसूत्री विभाजन। अब हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है। तो सबसे पहला ये बनता कहाँ है, स्पर्म और एग्स, इसी के थ्रू बनता है। स्पर्म मैंने बताया कि एक सेल 4 स्पर्म्स में बनेगा और सिमिलरली जो फीमेल में है वो एक सेल 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, पर एक ही एग बनेगा और बाकी 3 उसके अगल बगल में ऐसे टाइम पास के लिए आ जाते हैं, समझ लो। वो उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना है कि मियोसिस का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें जो क्रोमोसोम है वो हाफ ऑफ नंबर हो जाता है। और ये कहाँ होता है, शुक्राणु और अंडाणु यानी कि स्पर्म और एग्स को बनाने में। और इसका इंपॉर्टेंस तो ब्रो है, ये क्या इंपॉर्टेंस
कि ये वेरिएशन क्रिएट करता है, जेनेटिकल डाइवर्सिटी आता है। तो आपने देखा होगा क्या कि सेम ही पेरेंट के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल अलग अलग, भाई बहन जितने भी है सबका बाल अलग, कलर अलग, कभी कभी थोड़ी मेरी चीजें मैच हो जाती है, एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या यूज होता है, मियोसिस। ठीक है, इसमें स्वैपिंग ज्यादा होती है। स्वैपिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है, जब ये यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हो रहा होता है तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, स्वैप कर लेते हैं। इसीलिए सेम पेरेंट के बच्चे क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसको हमें 11th में पढ़ना है डीप में, तो हमको बस इतना ही रखते हैं। और क्या, चिल्ड्रन रिसेंबल पेरेंट्स बट नॉट आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब क्या है, बच्चे माता पिता से मिलते जुलते होते हैं लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट समान नहीं हो पाते। तो हमने मिटोसिस देख लिया और हमने मियोसिस देख लिया, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि मिटोसिस या मियोसिस जब हो रहा था उसी समय कुछ गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ तो हो ही सकता है ब्रो, तो उसको हम देखेंगे इस स्लाइड पे। तो देखिए ये जो प्रोसेस होता है मिटोसिस और मियोसिस का, ये प्रॉपर और कंट्रोल्ड मैनर में होता है, यानी बिल्कुल परफेक्ट मैनर में होता है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो बेटे समझ लेना काम तमाम है। कहने का मतलब देखो, अगर मिटोसिस के अंदर क्या हो जाए, कोई भी एरर आ जाता है, यानी कि जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जिसके कारण ट्यूमर बन सकता है। तो किसी के अंदर ट्यूमर बना या कैंसर वाला बना तो उसके पीछे क्या रीजन है, मिटोसिस वाला, कि मिटोसिस का प्रोसेस सही नहीं हो रहा है, यानी कि समसूत्री विभाजन जो वो सही से नहीं हो पा रहा है। तो ट्यूमर्स हो जाएगा, या फिर शरीर के अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, यानी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया या घट गया, तो इसके पीछे किसका आता है, मिटोसिस का आता है, कि मिटोसिस सही नहीं हुआ। तो ये क्या था, मिटोसिस का। अगला क्या हमारा मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया तो अभी मैंने आपसे बताया कि मियोसिस कहाँ होता है ब्रो, एग सेल्स में या फिर स्पर्म सेल्स में। अगर वहां पर गड़बड़ी हुआ तो बेबी के बर्थ में ही प्रॉब्लम हो सकती है, कि बेबी का कोई अंग डेवलप नहीं हो पाया या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, कि जैसे जैसे बड़ा हो जा रहा है तो उसका शरीर का कोई पार्ट सही से डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये सब किसका गड़बड़ी है, उधर किधर, मियोसिस जब हो रहा था उस समय प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और अगर गलत अर्धसूत्री विभाजन यानी कि गलत मियोसिस हो जाता है तो गर्भ अवस्था का समय से पहले ही समाप्त होना या प्रजनन क्षमता में कमी भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन जो शक्ति है उसमें भी क्या हो सकती है, कमी आ सकती है, रिडक्शन हो सकती है। तो ये हमारा मिटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, उसमें कमी भी होगी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन ये कि क्या ये कोशिकाएं सेल हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से तो हमको बहुत लंबा चौड़ा हो जाना चाहिए था, पर हम हुए क्या, नहीं। तो इसके पीछे क्या है, एक रीजन है, और वो रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करता है उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी संपर्क अवरोध। अब ये क्या होता है, तो मान लीजिए ये क्या है, आपकी उंगली, तो आपकी उंगली के पास एक ब्लेड आया और यहाँ आपको किस्सी करके चला गया, तो अब वहां से क्या निकलेगा, ब्लड। और जब ब्लड निकलेगा तो यहाँ वाली जो ऊपर की स्किन सेल्स है वो क्या हो गई, खत्म हो गई है। तो अब हमारा दिमाग ऑर्डर देगा कि बेटे उधर क्या स्किन नहीं है, तो नए सेल्स बनाओ। क्या करेगा वो, नए सेल्स बनाएगा। तो यहाँ पे वो नया सेल बनाना शुरू करेगा, इधर से भी बनाएगा, इधर से भी। और जब ये फाइनल आएगा तो इधर वाला सेल और इधर वाला सेल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे क्या करेगा, वो प्रोटीन रिलीज करेगा। और प्रोटीन रिलीज करेगा कि नो उधर ही रहना, अब हो गया जितना टच होना था, अब इससे ज्यादा टच नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक सेल दूसरे सेल के पास आ जाती है, चिपक जाती है, तो वहां होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि संपर्क अवरोध। अब वो मना करेगा ना, अब सेल्स बढ़ानी नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो वो बिल्कुल उतने ही शेप में रहते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। जब तक उनका साइज नहीं आ जाता तब तक बढ़ेंगे, वरना उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां ब्रेक लगा लेंगे, अब नहीं बढ़े ना। चाहे उंगली कट रही हो तो भी क्या सिर्फ उतना ही जुड़ता है, उससे ज्यादा थोड़ी कि उसके ऊपर कोशिका बढ़ी जा रही है, नहीं बढ़ती है। तो सेम क्या है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन जो होता है वो रुक जाता है। कब रुक जाता है, जब वो कांटेक्ट में आ जाता है नेबरिंग सेल्स के, यानी पड़ोसी वाले सेल्स के अगर कांटेक्ट में आया तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि अब वो नहीं बढ़ेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी कि संपर्क अवरोध। पर क्या सारी सेल्स ऐसी रहती है कि कांटेक्ट इनहिबिशन में रुक जाए, नो 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 नो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनका दिमाग गिर जाता है, कहने का मतलब उनको ध्यान ही नहीं आता है कि ब्रो कांटेक्ट इनहिबिशन हो चुका है, अब रुक जाना है।
ऐसी कुछ सेल्स होती है कैंसर सेल्स। यानी कि जब तक हमारी सेल्स प्रॉपर तरीके से जी रही हैं, रिप्रोड्यूस कर रही हैं, रुक जा रही हैं, फिर मर जा रही हैं, तब तक सब चंगा सी। लेकिन अगर कोशिका भूल गई, क्यों? क्योंकि डीएनए में म्यूटेशन हो गया, बदलाव आ गया। तो जब डीएनए में म्यूटेशन यानी कि बदलाव आता है तो वो सेल्स भूल जाती हैं कि उसकी पड़ोसी वाली सेल चिपक गई है, तो क्या करती है, और ज्यादा फैलती रहती है। और फैलने के कारण क्या होता है, बाकी सारी सेल्स का एरिया हथिया लेती है। इन्हीं को हम कहते हैं कैंसर सेल्स। जैसा कि आप इसमें देखिए कि जो कैंसर सेल्स होती है वो क्या करती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लूज कर देती है, यानी कि संपर्क अवरोध खो देती है। इसको याद ही नहीं रहता कि अब मैं संपर्क में आगे रुकना है। जैसे ये जो सेल है वो क्या करती है, बगल वाली आती है तो उसे लगता है कि नो नो नो, बढ़ो, सबका एरिया ले लो, सब खा जाओ, सब निपट जाओ। जैसे भारत के लीडर लोग होते हैं, नेता लोग, वो क्या करते हैं, सबके हिस्से का खा लो। तो सेम ये क्या है, कैंसर के सेल्स हैं। तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पड़ोसी सेल्स के पास जाने के बावजूद भी ये भूल जाती हैं कि वहां पे क्या कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा। तो इस तरीके से क्या सेल्स का नंबर बढ़ते जाता है और बाकी सारी सेल्स का एरिया क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है। तो जो कैंसर सेल्स होती है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज कर लेती है और ये कॉन्टिन्यूअसली क्या करती है, अनकंट्रोलेबली बार बार बनते रहते हैं, जिसके कारण ट्यूमर बन जाता है। और ट्यूमर्स में स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो ट्यूमर क्या फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, उधर कैंसर आ गया है। कहने का मतलब कैंसर सेल्स आ गई जो भूल गई है। कैंसर सेल क्या है, नॉर्मल सेल ही है, पर उसमें डीएनए म्यूटेट हो गया, जिसके कारण उसको समझ में ही नहीं आ रहा ब्रो कि अब रुक जाना है। तो कुछ ऐसी सेल्स जैसे कि कैंसर सेल्स होती है जो भूल जाती हैं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बाद क्या होता है, रुकना होता है। बट वो क्या करती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो हमने सेल डिवीजन पढ़ लिया और हमने ये भी पढ़ लिया कि सेल डिवीजन इतना होने के बावजूद भी क्या हम बहुत ज्यादा बड़े क्यों नहीं हुए, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया। साथ ही साथ में कुछ नई सेल्स बनती हैं तो पुरानी सेल्स मर जाती हैं। इस तरीके से सेल्स का नंबर बैलेंस रहता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो सेल है यानी कि कोशिका है, उसका लाइफ साइकिल क्या है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सबसे पहले क्या होगा, एक सेल होगा। सेल क्या बनाएगा, क्रोमोसोम का पेयर बनाएगा, डीएनए बनाएगा। फिर वहां से वो क्या करेगा, ब्रेक होगा, दो हिस्सों में मिटोसिस होगा या फिर मायोसिस होगा। तो मिटोसिस होने के बाद क्या होगा, वो और ब्रेक होगा, ब्रेक और करके दो नए डॉटर सेल्स को जन्म देगा। और फिर ये क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर डेड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र या फिर सेल लाइफ या फिर सेल साइकिल। तो कहने का मतलब क्या, द सेल साइकिल इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल इन विच इट ग्रोज, कॉपीज इट्स डीएनए, प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन एंड फाइनली डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कोशिका का जो पूरा जीवन चक्र है, जिसमें कोशिका बनाना, डीएनए कॉपी करना, डीएनए कॉपी करने के बाद डिवाइड होना, डिवाइड होने के बाद क्या, दो नए डॉटर सेल्स को जन्म देना, इस पूरे लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र। तो यहां तक हो गया कोशिका का काम तमाम। अब हम देखेंगे कि सेल्स कितने टाइप्स की होती है। आपने बैक्टीरिया देखा है, मान लीजिए किसी ने छींका, छी, तो ये जो निकली वो क्या है, बैक्टीरिया। और एक हमारे शरीर के अंदर क्या है, सेल। ये दोनों सेल में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है, तो वो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। तो देखिए यहां पर ये दो सुंदर सुंदर सेल बनाया मैंने। तो यहां पर जब आप इस चित्र को देखेंगे और एक बार इस चित्र को देखेंगे तो आपको खूबसूरती का अंदाजा हो रहा होगा कितना खूबसूरत है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेल दिख रही है, इसमें और इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है, यहां पर देखेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमने देखा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या था, एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली थी। तो जो शुरुआती में जब लाइफ शुरू हुई थी तो उन सेल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं था। क्या नहीं था, मेम्ब्रेन नहीं था। तो उन शुरुआती कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यानी पुरानी। इसलिए इसका नाम पड़ा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या, प्रिमिटिव है, पुरानी है, जिनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियरली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, बस एक गुच्छा रखा हुआ। और जो बाद में चल के बने, जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब सेकेंडरी सेल्स। तो जो बाद में चल के म्यूटेट होकर के और ज्यादा इंप्रूव कर करके जो सेल्स बनी, उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। तो इन दोनों को हमने पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक वो जिसके पास न्यूक्लियस के चारों ओर बढ़िया छल्ला नहीं बना हुआ है। अगर छल्ला बना होगा तो उसको हम कह देंगे यूकैरियोटिक सेल।
इन दोनों में हम अंतर देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में आता रहता है ब्रो। तो सबसे पहला क्या है कि प्रोकैरियोटिक में कोई भी न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता, यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए मस्त इनक्लोज होता है, बंद होता है। लेकिन इसमें डीएनए क्या होता है, आवारा हूं, वो घूमता रहता है बस। और दूसरा है कि जो ऑर्गेनल्स थे, ऑर्गेनल्स यानी कि जो इसमें अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा लाइसोसोम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, ईआर हो गया, इन सभी के बाहर क्या है, एक लेयर लगी हुई है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नो मेम्ब्रेन। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी ऑर्गेनल्स के चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता उसी तरह ऑर्गेनल्स के बाहर भी नहीं होता, यानी कि कोशिका अंगक के बाहर भी नहीं होता। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑर्गेनल्स के चारों तरफ होता है, जो हमने पढ़ा भी है। और क्या है, इसमें स्मॉल और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, कितना सिंपल है, एक लाइन बनाओ उसमें गोज दो पुच्छ निकाल दो, हो गया। ये कितना कॉम्प्लेक्स है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होता है, स्मॉल और सिंपल होता है, और ये लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। और ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर याद कीजिए, हमने शुरू में पढ़ा था, यूनिसेलुलर यानी कि उसमें एक ही सेल है और कोई नहीं है। लेकिन अपन लोग क्या मल्टी सेलुलर है, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख ही सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसमें एग्जाम्पल क्या, प्लांट, एनिमल और फंगी। तो ये सब क्या हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच डिफरेंस। अब आप ये बोलेंगे सखी ये तो अंग्रेजी है, वो हिंदी, हिंदी यहाँ है वो, तो यहाँ आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे कि जो भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी, ये आई कैसे, कौन साइंटिस्ट ये सारा चीज दिया। और इस चैप्टर का नाम आप ध्यान में रखेंगे तो क्या नाम था, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई क्या है, सेल है। यानी कोई सा भी जीव हो, कुत्ता, बिल्ली, सियार, इंसान, जानवर, हाथी, पेड़, पौधा, कुछ भी हो, सब कैसे बनी है, सेल से बनी है। क्यों बनी है, कैसे बनी है, तो इसके पीछे जिन साइंटिस्ट ने अपना हाथ लगाया उसको हम जानते हैं, और उसको हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के अंदर। तो सेल थ्योरी को बनाने के लिए 3 साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग योगदान दिया। तो याद कीजिए 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल वर्ड दिया था और सेल की खोज की थी। लेकिन फिर उसके कुछ सालों बाद यानी कि 1838 में एक साइंटिस्ट है मैथियस स्लाइडेन। तो मैथियस स्लाइडेन जो थे, उन्होंने क्या बताया कि जितने भी पौधे हैं वो सब किससे मिलकर बने, सेल से, यानी कोशिका से मिलकर बने। फिर एक और आदमी आया, एक और साइंटिस्ट बोला हुई, उसने पौधे का देखा, मैं इंसानों को देखूंगा। उसका नाम क्या था, थियोडोर श्वान। इसने बताया कि जितने एनिमल्स है वो सब बने को सेल से। तो पहले ही भैया ने बोला, स्लाइडेन भैया ने क्या बोला कि जितने पौधे सेल यानी कोशिका से बने। फिर कौन आया, स्वान भैया, इन्होंने बोला कि ना, सिर्फ प्लांट नहीं एनिमल भी बने। ठीक है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने क्या कहा कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि नई सेल्स का जन्म पुरानी वाली सेल से होता है। तो यही तीनों बात को हम मिला करके कहते हैं सेल थ्योरी। यानी जो हमने पढ़ा उन सभी के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ पैर टंगरी था। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो यहाँ पर सेल थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी इस विश्व में जितने भी जीव हैं सब या तो एक कोशिका से या से बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। अगला क्या, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स, यानी जितने भी लिविंग बींग्स है उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और जो काम यानी कि फंक्शन करने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, सेल। एंड थर्ड वन इज क्या कि जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उन्हीं से उनका हैप्पी बर्थडे होता है, यानी कि जन्म होता है। तब ये बात निकलती है, बधाई हो आपको कोशिका हुई है। समझ में आया मैंने क्या कहा। अब एक लास्ट लाइन पढ़ते हैं क्या कि दिस यूनिफाइज ऑल बायोलॉजी फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस एंड एक्सप्लेन लाइफ कॉन्टिन्यूटी थ्रू सेल डिवीजन। तो ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि सभी जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो इंसान हो, या बैक्टीरिया से लेकर के इंसान तक जितने भी जीव आते हैं वो सब किससे मिलके बने, सेल यानी कि कोशिका से बने। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी देखती है कि सबसे पहले बैक्टीरिया आया होगा, मतलब छोटे छोटे जीव आए होंगे, फिर धीरे 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 कॉम्प्लेक्स एनिमल्स यानी कि जीव और जंतु आ गए होंगे। तो सेल थियरी हो गया हमारा खत्म। अब हम एक और चीज देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि हम ड्राइंग बनाएंगे क्योंकि ड्राइंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा डिफरेंस लिखा हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है
कि प्लांट सेल में सेल वॉल यानी कि बाहर एक वॉल होती है और एनिमल में नहीं होती है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल में नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो सूरज के प्रकाश से भोजन बनाता है। कौन बनाता है? प्लांट बनाता है, एनिमल तो बनाता नहीं है। इसमें जो सेंट्रल वोक्यूल था यानी कि खाद्य रिक्तिका थी वो बड़ी थी, और इसमें क्या होता है, बहुत छोटा और टेम्पररी होता है। और उसके अलावा क्या, ये रेक्टेंगुलर या बॉक्स शेप में होता है, और ये राउंड या इरेगुलर शेप में होता है, जो हमने बनाया ही था। और साथ ही साथ में क्या, ये अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बना सकता है, इसको निर्भर रहना पड़ता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ऑफन क्या होता है, थोड़ा साइड में होता है, बीच में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें फूड वोक्यूल है बड़ा सा, और जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, एकदम सेंटर पे होता है। तो ये यहाँ पर सेम चीज हिंदी में लिखी है, बाकी आप पढ़ लेंगे। अब हम ड्राइंग बनाएंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि सेल्स का ड्राइंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में तो ये भी आ सकता है। तो देखिए सेल का ड्राइंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपके बाएं हाथ का खेल है, इस हाथ का खेल है, आप खट से ड्राइंग बना देंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए हम दोनों बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, इधर बनाएंगे एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। तो सबसे पहली बात, दोनों के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कि कोशिका झिल्ली। और उसके बाहर प्लांट सेल में क्या होता है, एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो एनिमल में तो हम एक सर्कल वाला बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लांट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको शेप दे देंगे, बहुत ज्यादा शेप देने की जरूरत नहीं है, पर हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये हो गया। और अगर इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना तो एक और लेयर बना दो ऐसे। ये हो गया, इधर भी कर देंगे हम ये। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है तो वॉल बना देंगे। वॉल हम कैसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, कैसे, ये बन गया हमारा क्या, सेल वॉल। अब काम हो गया। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना न्यूक्लियस बनाना है। क्या बनाना है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसी कलर से बना दे रहा हूं। तो न्यूक्लियस हम कैसे बनाएंगे, एक हाफ सर्कल ऐसे बनाना है और एक हाफ सर्कल ऐसे बनाना, और फिर उसके पिच्छू ऐसा लगा देना। सेम ऐसा काम करना, ध्यान रखना है। एक लाइन खींच दो मन कर रहा है तो, एक हाफ सर्कल ऐसे, एक हाफ सर्कल ऐसे, और फिर यहां से ऐसे। एनिमल वाला जो है उसको हमें कहां बनाना है, सेंटर में बनाना है, लेकिन जो प्लांट वाला उसको थोड़ा साइड में बनाना है। अब इसके अंदर क्या बनाया था हमने, तो इसके अंदर यहाँ पे एक गोला रहता है, उसको कलर कर लो। फिर इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, तो एक्स के आकार का ये सब बना दो ऐसे ऐसे। ठीक सिमिलर काम हम इसमें करेंगे। तो न्यूक्लियस का हो गया काम। न्यूक्लियस बनने के बाद हम क्या बनाएंगे, इसमें बनाएंगे फूड वॉक्यूल। फूड वॉक्यूल ऐसे बना देना, बस बन गया फूड वॉक्यूल। उसमें फूड वॉक्यूल है नहीं, मजे मजे। फिर हमने जैसे जैसे ऑर्गन्स पढ़े थे वैसे वैसे बनाना है। तो याद कीजिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस क्या बनाता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम कहां होता है, ईआर पे। तो सेल के चारों तरफ हमको क्या बनाना है, ईआर बनाना है ऐसे। और जैसे ही ईआर बन जाता है तो ईआर पे हमको क्या चिपकाना, राइबोसोम। तो अगर आपके पास कलर है तो कलर से चिपका दीजिए लाल लाल, ताकि राइबोसोम दिखे। और राइबोसोम क्या होता है, पूरे सेल में आवारा हूं घूमता रहता है, तो पूरे सेल में राइबोसोम बना दीजिए। इसमें भी हम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। और राइबोसोम के बाद हमको क्या बनाना था, सबसे पहले हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से किसका जन्म हुआ, राइबोसोम। राइबोसोम किधर चिपकता है, आर ई आर यानी कि ईआर पे। ठीक, ईआर हो गया। उसके बाद इन दोनों ने जो बनाया था वो क्या कर रहा था, गोल्जी अपरेटस लेके जा रहा था। तो गोल्जी अपरेटस क्या होता है, चादर की तरह होता है। तो ऐसे बनाएंगे हम, बन गया गोल्जी। सबसे पहले हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनाया, ईआर। ईआर के बगल में क्या बनाया, राइबोसोम। राइबोसोम के बगल में क्या बनाया हमने, याद करो ये क्या था, गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस के बाद हमने क्या बनाया था, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, गोल गोल। तो गोल गोल बना देने का, ऐसा कलर कर देने का, पेंसिल है तो शेड कर देने का। लाइसोसोम के बाद हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे हम। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ऐसा काजू की तरह बनाना है,
और उसमें आगे पीछे ऐसा लाइन खींच देंगे, इधर बना दिया। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था प्लास्टिड, तो ग्रीन कलर का प्लास्टिड बना देंगे हम ऐसे। प्लास्टिड के बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था। ल्यूकोप्लास्ट जरूरी है नहीं, ऐसे बना सकते हो, बनाने का मन कर रहा है तो। ल्यूकोप्लास्ट हो गया, उसके अलावा और कुछ बनाना है? और कुछ नहीं बनाना, खत्म। ठीक, अब इसको लग रहा है खाली खाली लग रहा है तो भर दो, तुम्हारा ही ड्राइंग है ये, मेरा थोड़ी है। तो बनाओ, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा बना दो, और माइटोकॉन्ड्रिया छोटे और बड़े आकार का भर दो। ठीक है, यहां तक हो गया काम हमारा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और राइबोसोम भर देंगे, लाइसोसोम भर देंगे, ताकि ये क्या हो, थोड़ा अच्छा दिखे, भरा भरा लगे। और उसके बाद क्या कर देना, शेड कर देना। शेड क्यों कर देंगे हम, ताकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा लगे, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म ही तो है। तो आप पेंसिल से कर देंगे तो ज्यादा बेहतर दिखेगा, पर मेरे पास पेंसिल नहीं है ब्रो, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो ये बन गया। अब क्योंकि आपने ये खुद ही बनाया तो नाम आप खुद ही लिख सकते हैं कि ये वाला जो है वो क्या हमारा, ये न्यूक्लियस है दोनों का, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी अपरेटस है, ये ईआर है, ये लाइसोसोम है, ये राइबोसोम है, वो लाइसोसोम यहाँ दिख ही रहा है, और इसमें ये फूड वॉक्यूल है, ये प्लास्टिड है। तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ड्राइंग हो गया मस्त, क्लियर, चकाचक। तो बस आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन है आप कमेंट में फेंक के मार दीजिए, और एक क्लास कल हम लेंगे इसका अलग अलग क्वेश्चन, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव और बाकी सारी चीजों का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए ख्याल रखिए, बाय बाय। ट्यूशन के भैया लाइट लगाओ, लाइटर में लाइटर में संडे में मंडे ले जाओ मंडे। आपको खुशी का उसने किया मेरे दिल पे आज मंगलवार, गाइस आप हमारा ट्यूशन देख सकते हैं। गाइस ट्यूशन के भैया और ये भैया